भाई-बंधु हैं, उन तक ये जानकारी साझा कीजिए कि यहाँ पे करंट की एक क्लास चलती है और वो बेहतर रूप में करंट को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और इसके पीछे भी हमारी बहुत ही मेहनत लगती है और मैं ये वादा कर रहा हूँ आपसे, ये वादा करना कोई आसान काम नहीं होता पहली बात कि इससे बाहर करंट जाने की कोई संभावना है ही नहीं। जो चीज़ है सारी, जितनी हो सकती है, वो यही है। 99% जो रहती है आपके पास ऑप्शन रहेगा, वो यहीं से आएगा। 1% की संभावना रहती है कि मैंने पहले भी बोला, आज फिर वापस उस बात को दोहरा रहा हूँ। 1% जो होगा, वो किसी को नहीं आएगा, उसपे आपकी कोई मेरिट तय नहीं होती। की चिंता उनको नहीं करनी, सारे की चिंता नहीं करनी। जितना है, वो अगर आप एक बेहतर रूप से पढ़ते हो और मंथन करते हो उसके ऊपर, तो वो ही आपके लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है? शुरू करते हैं आज की जो पहली खबर है, पहली खबर ये है, प्रदेश में देखो, प्रदेश में क्या हो रहा है कि जो आम लोग हैं, उनको परमाणु बिजली के प्रति परमाणु बिजली क्या होती है? परमाणु ऊर्जा से जो बिजली बनेगी, वो परमाणु बिजली के प्रति जागरूक करना है। परमाणु बिजली के प्रति आम जन को जागरूक करना है और उसके लिए जो भारत सरकार है, वो जयपुर में होल ऑफ न्यूक्लियर पावर विकसित कर रही है। होल ऑफ न्यूक्लियर पावर विकसित हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है, ये आप ध्यान रखना। होल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना कहाँ हो रही है? तो जयपुर में हो रही है और इसके लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जाहिदा खान और राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, देखो, इनकी तो उपस्थिति रही यहाँ पे, प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जाहिदा खान की। और ये जो एमओयू हुआ है, वो किसके बीच हुआ था? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो 2-3 बातें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि जयपुर में न्यूक्लियर पावर गैलरी बन रही है, ये आपको पता होना चाहिए। हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर, जयपुर। और अगर आपको ध्यान रखना है ये भी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? श्रीमती जाहिदा खान। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है? एमओयू किसके बीच में हुआ, वो कोई पूछता नहीं है, तो ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है कोटा में कोचिंग हब। आपने अब ये तो सुना होगा जयपुर में कोचिंग हब बनेगा, एक सब सारी कोचिंगों को एक जगह लाया जा रहा है। लेकिन आपने क्या ये सुना है कि कोटा में बनेगा कोचिंग हब? केंद्र सरकार का ये प्रोजेक्ट है, पहली बात। केंद्र सरकार ने क्या कहा था कि जो अर्बन रिफॉर्म मिशन था ना, शहरी सुधार, तो शहरी सुधार के तहत जो मिशन है भारत सरकार का, उसमें ये कोटा भी शामिल है। और भी जिले शामिल है, लेकिन कोटा भी शामिल है। तो कोटा के लिए एक जो सरकार सौगात दे रही है, क्या सौगात है? तो 600 करोड़ राशि से कोटा में क्या बनाया जाएगा? एक कोचिंग हब बनाया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार 600 करोड़ रुपए देगी। ध्यान रखना। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो राज एसएसपी है, ये है नया मोबाइल ऐप जो पेंशनधारी है लोग हैं, उनको प्रतिवर्ष सत्यापन करवाना पड़ता था पहले। तो वो कैसे करवाते थे? वो ई-मित्र पे जाकर करवाते थे। ये बात आपको पता है? तो अब क्या हमने कर दिया है, उसमें एक सुविधा कर दी हमने कि आप घर बैठे ही अपने ही फ़ोन के माध्यम से इस सत्यापन को प्रतिवर्ष करवा सकते हो। उसके लिए राजस्थान सरकार ने राज एसएसपी नामक ऐप लॉन्च कर दिया है। बढ़िया बात है। जन देखो, ये बात हमेशा आपको पता होनी चाहिए कि जितनी जन सुलभता हम प्रदान कर सकें, उतना करना है। ठीक है? क्योंकि हमारे जो भारतीय राज्य का स्वरूप ही है, वो लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ये काम टास्क करती है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता, मैं पूछूँ आपको, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो आपको वो भी ध्यान रखना है, श्री टीकाराम जूली। ये भी नहीं भूलना है, पहली बात तो। और मोबाइल ऐप जो
विकसित हुआ है वो है राज एसएसपी। तो दिमाग में पूरा आप बिठा लेंगे, प्रॉपर प्रॉपर बिठाएंगे कि नाम क्या है ऐप का, तो राज एसएसपी नाम है। ठीक है, राज एसएसपी को भी याद रखना। ठीक है, और जानकारी क्या होनी चाहिए आपको, तो यहाँ पे देखिए कि जो ऐसी सुविधा दे रहा है राजस्थान, ऐसा पूरा भारत में पहला राज्य बन गया है कि राज एसएसपी वाली, मतलब ऑनलाइन जो पेंशनर है उनके लिए घर बैठे ये सुविधा दे रहा है, जो राज एसएसपी माध्यम के माध्यम से कि आप प्रतिवर्ष सत्यापन करवा सकते हो। राजस्थान ऐसा पहला राज्य बन गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी कोई जानकारी यहाँ पे कोई काम की नहीं है। जो कृषि बजट है, देखिए पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए कि राज्य का दूसरा कृषि बजट है। मतलब अभी तक राजस्थान सरकार ने दो ही कृषि बजट जारी किए अलग से। एक तो पिछली सरकार, जो पिछला बजट था उसमें सॉरी पिछली सरकार नहीं, पिछला बजट था उसमें जारी हुआ था अलग से कृषि बजट, और एक ये सेकंड बार हुआ है। तो दो बार हुआ है अभी तक। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कितनी बार हुआ था, दो बार हुआ है। पहली बात तो ये हो गई, और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि जो कृषि क्षेत्र है उसके लिए राज्य सरकार ने इस बार क्या नई सौगातें प्रदान की है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो वो क्या है, जैसे या बात करें तो मुख्यमंत्री कृषक साथी जो योजना थी, मुख्यमंत्री कृषक साथी जो योजना थी, उसकी जो राशि है वो 5,000 नहीं, अब होगी 7,500। यानी उसमें 2,500 की हमने वृद्धि कर दी। 5,000 करोड़ रुपए से 7,500 करोड़ रुपए कर दी गई है। कृषक साथी योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5,000 की जगह आप 7,500, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृषक साथी योजना जो राशि है उसके लिए इतना फंड एलोकेट होगा। साथ ही और हम बात करें तो कृषि बजट के जो प्रमुख बिंदु है उसमें जैसे फार्म पॉन्ड हो गया, उसके निर्माण है, तो हम बात करें तो जैसे 1,000 किसानों को ग्रांट का लाभ मिलेगा। पहली बात तो जो फार्म पॉन्ड है उसके तहत 1,000 किसानों को लाभ मिलेगा। और दूसरा ये है कि जो ग्रांट की राशि थी अब वो 1,20,000 कर दी है। ठीक है, 1.20, पहले था 90,000, अब 90,000 से हमने बढ़ा के इसको कर दिया 1,20,000। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये फार्म पॉन्ड वाली योजना हो गई। वहीं उन्होंने क्या किया कृषक के लिए, और क्या दिया, तो तारबंदी योजना में 1,00,000 कृषकों को, पहली बात संख्या भी याद रखनी है आपको यहाँ पे, 1,00,000 कृषकों को 200 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया जाएगा। किसानों को जो खेतों में जो आवारा पशुओं की समस्या हो रही थी ना, जो सारी फसल चौपट कर जाते हैं, तो उनकी समस्या के निदान के लिए तारबंदी योजना है असम सरकार की, और इसके तहत लाभान्वित कृषक है 1,00,000। और साथ ही इसका जो ग्रांट मिल रहा है वो कितना है, तो 200 करोड़ रुपए का। वहीं जो प्रदेश में 23 लाख लघु और सीमांत कृषक है, यानी 2 हेक्टेयर से जिनकी कम जमीन है, वो लघु और सीमांत किसान टाइप वाले में कैटेगरी में आते हैं, और उनको निःशुल्क बीज मिनी किट का वितरण किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। अब ये बीज मिनी किट क्या होंगे, तो जो एक हाई यील्ड वेराइटी होती है ना, हम कहते हैं अपन अपन कौन सा यूज करते हैं, एक हाइब्रिड, और जो एक लैब के थ्रू सर्टिफाइड होके बीज आता है, और उसका चेकअप होता है पहले, ये बीज बड़ा हो गया मतलब एक पौधे का रूप लेगा। वैसे जो बीज होते हैं मतलब हाई यील्ड के, कि उनकी जो प्रोडक्शन क्षमता होती है वो बेहतर होती है। तो वो अगर एग्रीकल्चर में जनरली क्या होता है, जनरली होता है कि हम खेती किए और उससे जो थोड़ा सा हमने उसमें से जो प्रोडक्शन था बचा लिया अगली साल बोने के लिए, पर ये गलत होता है क्योंकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो साल दर साल घटती है। तो इससे बेहतर क्या होना चाहिए कि जो राज्य सरकार जो बीज प्रोवाइड करवा रही है वो हाइब्रिड है, उनका लैब टेस्ट हुआ है, तो आप उनको यूज कीजिए। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, और अगर आप कृषक परिवार संबंधित हैं तो आपको ये बात अपने परिवार वालों को भी साझा करनी चाहिए। ठीक है।
वही मैं दूसरी बात क्या करूं कि जो 20 लाख कृषक हैं, कृषकों को सब्जियों के बीज मिनी किट और 8 लाख लघु और सीमांत कृषकों को संकर बाजरा के बीज मिनी किट का वितरण किया जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है, ये नीट ध्यान रखेंगे, छोड़ के जाएंगे एग्जाम में, चलेगा, काम चल जाएगा, लेकिन फार्म पॉइंट याद रखना। फार्म पॉइंट तो फार्म पॉइंट तो याद ही रखना। 1 लाख किसानों को कृषि यंत्रों के लिए 250 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना आप, ये वाला नेक्स्ट वाला क्या, कि ऑर्गेनिक जो खेती है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खेती होती है, जैविक खेती हम बोलते हैं जिसको। जैविक जिला कौन सा पहला, मैंने आपको पढ़ाया पहले, जैविक जिला मैंने आपको डूंगरपुर पढ़ाया, जैविक उत्कृष्टता केंद्र मैंने झालावाड़ पढ़ाया था आपको। उन चीजों को आप रिमेम्बर कीजिए, रिकॉल कीजिए। जब भी ऐसी कुछ बात आए, ऑर्गेनिक की बात आई, तो आपको दिमाग में हिंट करना चाहिए कि राजस्थान सरकार ने राज्य का कौन सा जिला पहला जैविक जिला घोषित कर रखा है, जैविक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है। ये सारी बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए, कि तभी एक आप जो पढ़ने का एक रुझान होता है वो, और आपके जो मतलब आपकी स्किल्स है वो दिखती है, जो आप ऐसी चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, ऐसी जगह जहां वो मेंशन हो रहा ना, ऑर्गेनिक खेती आया वो सब याद आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जयपुर, याद रखेंगे, जयपुर और जोधपुर में 100 करोड़ की लागत से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट की स्थापना कहाँ कहाँ की जाएगी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट की स्थापना की जाएगी जयपुर और जोधपुर में। 100 करोड़ की कॉस्ट आएगी, और 50,000 नेक्स्ट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार लगा लीजिए आप। और तीसरी बात है, 50,000 किसानों को प्रति कृषक 5,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। एक तो आपको ध्यान रखना है ये, जयपुर और जो जोधपुर है, यहाँ पे बन रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट। कम से कम इस बात को तो ध्यान ही रख लेना आप, जयपुर और जोधपुर में बनने जा रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट। ओके, अब देखिए, आज का जो समाज है, जो कलयुग की हम कहते हैं कलयुग चल रहा है, तो कलयुग चलने का मतलब वो नेगेटिव कनोटेशन है, कि कलयुग चल रहा है मतलब सब खराब है, एक इंसान दूसरे इंसान को कब मार सकता है, कोई भरोसे नहीं। तो कहीं न कहीं हम जो गांधी जी के मूल्य हैं, अहिंसा का मूल्य, सत्य का मूल्य, और जो एक सद्भावना का मूल्य है, इन मूल्यों को हमें संजोए रखना है, अपनी संस्कृति के वो विरासत है, इस विरासत को खोना नहीं है हमें। इसी संदर्भ में राज्य सरकार इसके लिए प्रतिवर्ष गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करती है। ये जो है वो 16वां गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर है। इसका जो आयोजन किया जाता है, आपको वो पता रखना है कि आपको एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज कहाँ स्थित है, तो जयपुर में है। गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज जो कहाँ स्थित है, जयपुर में। ये आप ध्यान रखेंगे, आपको एग्जाम पूछा जाएगा। और ये शिविर है ये वाला, वो 16वां शिविर है। इसमें मुख्य रूप से क्या है, जो गांधी जी का दर्शन है, फिलोसॉफी है, उसको का प्रचार करना है। ओके, साप्ताहिक जो इंडिया आर्ट फेयर है 2023, उसका आयोजन कहाँ हुआ, तो आप बता देंगे बीकानेर हाउस, दिल्ली। बीकानेर हाउस का हमने 3-4 क्लास में हमने जिक्र कर दिया है पहले भी, लेकिन हमने वहां पढ़ा था कि बीकानेर हाउस जो डायलॉग हो रहा है, वो उसके मुख्य अतिथि शशि थरूर थे उसमें शामिल, और बीकानेर डायलॉग जो हुआ है वो बीकानेर हाउस दिल्ली में हुआ, ये हमने पढ़ा था। और फिर आज की जो जानकारी है, वो ये जानकारी है कि जो इंडिया आर्ट फेयर 2023 हुआ है, इंडिया लेवल का आर्ट फेयर है। पहली बात तो ये है कि राजस्थान लेवल का कोई इसमें संबंध नहीं। और मैंने उस दिन भी आपको बताया था, क्या बताया था, ये बताया था कि भैया, जो इंडिया आर्ट फेयर है, बीकानेर हाउस में हम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हम राजस्थान की संस्कृति को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान देना चाहते हैं। उसी के संदर्भ में हम बीकानेर हाउस में इंडिया आर्ट फेयर या फिर बीकानेर डायलॉग का भी आयोजन करवा रहे हैं। इसमें इंडिया आर्ट फेयर का संबंध किससे हो जाएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जाए तो बीकानेर हाउस में आयोजन हुआ है 2023 का। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की तरफ मैं मूव करूं, देखिए, जो
दी रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की वार्षिक बैठक में गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ होगा? गुलाब प्रदर्शनी कहाँ लगेगी? आप बता देंगे। जयपुर में। और इसकी जो अध्यक्षता कर रही है मुख्य सचिव क्या? ये उषा शर्मा। और इसका जो आयोजन हो रहा है वो मानसरोवर सिटी पार्क में होगा 26 फरवरी। बस आपको तो इतना रखना ध्यान की गुलाब प्रदर्शनी पूछ लेंगे वो मनमोजे होते हैं कोई एग्जामिनर, तो वो पूछ लेते हैं गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो आप बता देंगे जयपुर में। ठीक है। मानसरोवर सिटी पार्क। मुख्य अतिथि के रूप में उषा शर्मा मुख्य सचिव। हाल ही में जो राज्यपाल कलराज मिश्र हैं उनको मनोज वार्ष्णेय मनोज वार्ष्णेय की बुक है रॉन्ग नंबर, इसकी पहली जो प्रति है वो राज्यपाल को भेंट की मनोज वार्ष्णेय ने। तो ये रॉन्ग नंबर याद रखना। और इसकी जो राइटर है, पत्रकार और लेखक है ये मनोज वार्ष्णेय, इनका याद संबंध किससे है? तो रॉन्ग नंबर जो बुक लिखी इन्होंने, और ये जो है पत्रकार और लेखक है। संबंध भी पूछ ले आपको कि कला, नृत्य, पत्रकार, लेखक, तो आप बता देंगे पत्रकार और लेखक। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये पत्रकार है प्लस लेखक है। ठीक है। और दूसरी जानकारी ये होनी चाहिए कि इनकी जो लेटेस्ट बुक है उसका नाम रॉन्ग नंबर है। तो रॉन्ग नंबर का संबंध किस व्यक्ति से है? उसमें भी 4 व्यक्तियों के नाम दिए, आप बताएंगे। मनोज वार्ष्णेय। और इनका जो पहला प्रति है वो राज्यपाल महोदय को भेंट किया इन्होंने। तो हाल ही में पुलवामा जो एक भयावह घटना थी उसमें हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इसी के संदर्भ में राजस्थान का कोटा, कोटा से एक युवक थे, एक शहीद जो हुए सैनिक थे, वो हेमराज मीणा। तो हेमराज मीणा को संदर्भ नाम अगर याद आए तो आपको ध्यान रखना हेमराज मीणा का संबंध कोटा से है। और इनकी प्रतिमा लगवाने के लिए इनकी जो पत्नी है मधुबाला मीणा, ये संघर्ष कर रही है पिछले 4 सालों से, लेकिन अभी तक नहीं बनी। इसलिए न्यूज में था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हेमराज मीणा का संबंध कोटा से। अभी लेटेस्ट एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगले 6 महीनों के लिए तो नहीं है, लेकिन अभी 1-2 महीनों में जो भी एग्जाम होंगे उसके संदर्भ में अगर पूछ ले हेमराज मीणा का संबंध किससे है, कोटा से है। और इनका संबंध जो पुलवामा घटना के शहीद हैं। देखो, महर्षि दयानंद सरस्वती का तो जो इस बार जयंती था 200वीं जयंती थी, मैंने आप कल भी पढ़ाया था। ठीक है। और यहाँ पे हमें जो समझना है वो ये समझना है कि इनका पूरा जीवन राजस्थान में गुजरा है। इनका मूलतः जन्म जो हुआ वो गुजरात जिले में हुआ है, लेकिन सॉरी, गुजरात राज्य में हुआ। लेकिन इनका जो संबंध है वो पूरा, इनकी जो पूरा जीवन गुजरा, इन्होंने अपना जो कर्म किया वो राजस्थान में किया। राजस्थान को पूरा जीवन इन्होंने डेडिकेट कर दिया। तो हमें पता होना चाहिए कहाँ क्या किया इन्होंने, किस किस जिले में इन्होंने क्या क्या काम किए। तो एक बढ़िया आर्टिकल आया था, मैं उस आर्टिकल को आपको बताना चाहता हूँ। इसे कोई पढ़ाएगा नहीं पहली बात तो, और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है भैया। स्टैटिक है, ये स्टैटिक पोर्शन है। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, तो हम सब की बात की जिक्र कर लेते हैं यहाँ थोड़ी सी। देखो, महर्षि दयानंद जो सरस्वती थे उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, पहली बात है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के माध्यम से जो कहाँ लिखा गया था, कहाँ लिखा गया था वो देखिए आप। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ तो लिख दिया, आपको पता है कहाँ लिखा। जो गुलाबाग है उदयपुर में, उसमें एक नवलखा महल है, नवलखा महल गुलाबाग, वहां पे इन्होंने राइटिंग की थी। तो नवलखा महल हमेशा के लिए याद रखना है। नवलखा महल का संबंध दयानंद सरस्वती से, और ये गुलाबाग में स्थित है। और यहाँ पे क्या हुआ था, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को राइट किया था या लिखा था। ठीक है। देखो, सत्यार्थ प्रकाश का लेखन हुआ था यहाँ पे। फिर श्रीमद दयानंद जो सत्यार्थ प्रकाश ट्रस्ट के अध्यक्ष है, वो क्या बता रहे हैं, अभी हाल जानकारी बता रहे हैं कि देखो, तो हमें तत्कालीन जो यहाँ के राजा थे उनका नाम है सज्जन सिंह जी। सज्जन सिंह जी इनसे बहुत ही प्रभावित थे, दयानंद सरस्वती से। हम ये बात कर रहे हैं लगभग, आप समझिए कि 1900
सॉरी 1875 की बात कर रहे हैं, 1875 की बात कर रहे हैं हम। तो जो राजा थे यहाँ के सज्जन सिंह जी, उन्होंने इनकी प्रतिभा को देखकर दयानंद सरस्वती की इनका शिष्यत्व यानी इनके शिष्य बन गए थे ये। तो फिर मेवाड़ में इन्होंने पहली जो इनकी उत्तराधिकारी सभा थी, ये भी ध्यान रखना कि पहली उत्तराधिकारी सभा, प्रतिनिधि सभा, उत्तराधिकारी को मतलब ये उत्तराधिकारी हिंदी इंग्लिश लिख दी इन्होंने। एक्चुअल में ये है कि रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल या इसको बोले प्रतिनिधि सभा। तो पहली प्रतिनिधि सभा का जो निर्माण हुआ था इनका, वो उदयपुर में किया गया था इन्होंने। उदयपुर में पहली प्रधान सभा बनी थी इनकी। इनका जो प्रधान बनाया वो सज्जन सिंह जी को बनाया इन्होंने, ऋषि वही थे। ठीक है, और बाद में ये जो सभा थी उसका अजमेर में स्थानांतरण हो गया। तो यहाँ से कुछ बातें हमें सीखने को मिल रही है। सीखने को क्या मिली, अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखने को देख सीखा। पहला तो नवलखा महल जो चर्चा में है। तो चर्चा में क्या तो पता होना चाहिए, नवलखा महल का संबंध कहाँ से है? उदयपुर, गुलाबा। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। दूसरी बात हमने देखी कि जो इनकी पहली सभा थी, फर्स्ट सभा और सेकंड प्रतिनिधि सभा, ठीक है। फर्स्ट सभा कहाँ स्थापित हुई? उदयपुर में। उदयपुर में होगी। और दूसरी कहाँ हुई? दूसरी हो जाएगी अजमेर में। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब और क्या पता होना चाहिए? और ये पता होना चाहिए कि जो आज वर्तमान की स्थिति देखें तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा था ग्रंथ, उसको हम बात कर रहे हैं कि देखो 19th सेंचुरी की बात है। और जब ये दयानंद सरस्वती देखो यहाँ आए कब है? 1882 में। और 1883 तक ये यहाँ पे लगभग रुके हैं। मेवाड़ प्रवास के दौरान इन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती को देखो, गोविंद गुरु का नाम सुना आपने? अपने डूंगरपुर वाले, ठीक है। उन्होंने भी इन महर्षि दयानंद सरस्वती का सानिध्य प्राप्त किया है। अब जो हमें बात ध्यान रखनी है वो ये, सत्यार्थ प्रकाश मूल रूप से हिंदी में लिखा गया था। ये बात आपको बताना चाहिए, मूल रूप से हिंदी। लेकिन अब ये दुनिया भर में वर्तमान स्थिति देखें इसकी तो 24 से अधिक भाषाओं में इसको अनुवादित किया जा चुका है। ठीक है, इसकी जो हिंदी है, हिंदी में तो इसको मूल रूप में लिखा गया। मूल रूप, मूल जो है हिंदी में। अभी वर्तमान की स्थिति देखें तो 24 भाषा। ये बात भी आपको समझ में आई होगी। वहीं और क्या जानकारी हमें होनी चाहिए? तो अभी इनकी जो मृत्यु हुई थी या इन्होंने जो निर्माण प्राप्त किया था वो कहाँ प्राप्त किया? तो आपको बताना, अजमेर की जो बिनाई कोठी है में इन्होंने प्राण त्यागे हैं। एक्चुअल में हमने तो पढ़ा था कि मारवाड़ में इनको जहर पिलाया गया था, फिर ये अजमेर में कैसे मर रहे हैं? तो कभी ना कभी कंफ्यूजन होता है और हम इतना ध्यान भी नहीं दे पाते क्योंकि कभी कभी इतना डीपली एनालिसिस करते नहीं है। कभी मौका मिले तो अब अखबार में या ऐसा कुछ कटिंग आए, एडिटर आए तो आप देख लीजिए, समझ में आता है ना। तो मैं उसी संदर्भ में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप देखिए मर्दाना सरस्वती का जो आगरा गेट स्थित विनायक कोठी है, विनायक कोठी में 1883 दिवाली के दिन, ये भी ध्यान रखना, दिवाली के दिन इनका निर्माण हुआ था। और ये जो मूलतः 1824 में जन्म हुआ है इनका, मोरबी के पास काठियावाड़ क्षेत्र, मोरबी गुजरात काठियावाड़ क्षेत्र में इनका जन्म हुआ है। और फिर इन्होंने 1875 में ये मुंबई में आर्य समाज की स्थापना कर देते हैं। मूल रूप से इन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना की थी वो मुंबई में की थी 1875 में। और फिर राजस्थान लौटते हैं ये 1883 में, सज्जन सिंह का सानिध्य, सज्जन सिंह के जो है वो भी इनका सानिध्य प्राप्त करते हैं और मेवाड़ के महाराणा जो थे। फिर यहाँ पे उदयपुर में वो नवलखा महल की सॉरी नवलखा महल में सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखते हैं उनको। और नवलखा महल कहाँ स्थित है? तो गुलाबबाग में स्थित है। इतनी बात हम समझे थे। और फिर ये अजमेर की बिनाई कोठी में निर्वाण को प्राप्त कर रहे हैं और दिवाली के दिन प्राप्त कर रहे हैं। इतनी बात हम समझे। हम क्या बात करें कि 1883 में एक घटना होती है, जोधपुर जब ये गए थे तो यहाँ पे इनको दूध में पिसा हुआ कांच और जहर मिलाकर पिलाया गया। आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो तबीयत बिगड़ने से क्या हुआ था? तो नाम सुना ना, नन्ही जान का नाम सुना है आपने? नन्ही जान का नाम सुना? तो वो घटना जो थी जोधपुर के महाराजा और नन्ही जान जो थी वो मतलब रखेल टाइप होते थे उस टाइम, उन्होंने जहर मिलाया था।
तो तबियत बिगड़ने से इनको अबु लाया गया था सिरोही, और फिर ये इनको अजमेर स्थानांतरित किया गया था बिना कोटी, और यहीं पे इन्होंने प्राण त्याग दिए 30 अक्टूबर 1883। 12 फरवरी को इनका बर्थडे है। ठीक है, 1824। अब एक और ध्यान रखना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो ऋषि उद्यान है अजमेर का, ये आनंद सागर और पुष्कर रोड पे है। ऋषि दयानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी जो थे, उन्होंने परोपकारिणी सभा करके हैं एक, उसको ये भूमि जो थी डोनेट कर दी, और यहाँ ऋषि उद्यान बनाया गया। तो ऋषि उद्यान का संबंध कहाँ से है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसी को नहीं पता होगा भैया, राजस्थान में किसी को नहीं पता होगा कि ऋषि उद्यान कहाँ है। जयपुर में है। जयपुर में ऋषि मेले का आयोजन होता है, 3 दिवसीय, हर साल कार्तिक माह में। तो हर साल कार्तिक महीना ऋषि उद्यान कहाँ है? तो ऋषि उद्यान में ऋषि मेले का आयोजन होता है। ऋषि मेले का आयोजन कार्तिक माह में होता है। कार्तिक माह में आपको दिवाली देखने को मिलेगी, निर्वाण हुआ उस दिन, दिवाली के दिन, तो वो आपको पता होना चाहिए। उस दिन मतलब कार्तिक महीना याद होना चाहिए, और कार्तिक महीना में आपके त्योहार भी याद हो गया है। दिवाली, दिवाली कब होती है? कार्तिक माह में होती है, क्योंकि दिवाली के दिन ही दयानंद सरस्वती का निर्माण हुआ था। इनके निर्माण के दिवस के दिन ऋषि मेले का आयोजन होता है, और ऋषि मेले का संबंध अजमेर जिले से है। इतनी बात आपको पता हो गई होगी। और जहाँ इनका मतलब ये अजमेर के पहाड़गंज मलसूरा रोड पर मोक्ष धाम में इनका अंतिम संस्कार किया गया था। इसे महर्षि दयानंद सरस्वती का मोक्ष धाम भी कहते हैं। इतनी जानकारी आपको लेनी चाहिए यहाँ पे। अब कोटा में पूरे भारत लेवल पे पहली बार जो ब्रिक्स का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो राजस्थान में हो रहा है, और राजस्थान में किस जिले में हो रहा है? तो कोटा में हो रहा है। ये बात बताना चाहिए, और भारत का पहला है, यानी फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो कोटा, कोटा मतलब हर क्षेत्र में वो उभर रहा है। तो कोटा जो है वो शिक्षा की काशी है, शिक्षा की काशी कोटा में देश की पहली इंटरनेशनल ब्रिक्स रिसर्च कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। पता होना चाहिए। और जो आज की लास्ट और अंतिम जो न्यूज़ है, वो यही है कि हमने 2-3 जानकारी ली थी यहाँ पे। क्या-क्या जानकारी ली थी? हमने सबसे पहले जो रोजगार समूह की बैठक हुई थी G20 की, वो कहाँ हुई थी? ये पता होना चाहिए आपको। जोधपुर, G20 की मीटिंग जोधपुर में हुई थी, वो रोजगार समूह की थी। वहीं पर्यटन का हमने देखा था, पर्यटन की कहाँ हुई थी? गुजरात में। अब जो हो रही है अब जो हो रही है, इंदौर में कौन सी हो रही है? तो इंदौर में हो रही है कृषि कार्यकारी समूह की बैठक, यानी एग्रीकल्चर ग्रुप की बैठक हो रही है। एग्री संबंधी जो बैठक हो रही है, एग्री, वो कहाँ हो रही है? तो वो आपको पता होना चाहिए, एमपी में हो रही है। और एमपी के इंदौर शहर में हो रही है, 13 से 15 फरवरी के बीच में। तो आई होप आपको ये सारी न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर ये न्यूज़ पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद।